देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव एक और चल रहा है और दूसरी ओर जिस राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के 85% से ज्यादा लोगों को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया दोस्तों, नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, नामांकन रद्द कर दिया गया और कोर्ट तक पहुंचा मामला। इसके बाद जोरदार तरीके के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे जहां लड़ी कांग्रेस वहीं पर बड़ी जीत मिली है और इसके बाद बीजेपी के लिए जोरदार तमाचा बताया जा रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर हर जगह कहीं ना कहीं वीवीपैट को लेकर, कहीं ईवीएम को लेकर, कहीं स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इसके बाद चुनाव आयोग को 2 अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद किसी होटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे के ऊपर अखबार बांध के अमित शाह किससे मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों, गंभीर आरोप। डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है दोस्तों। बताएंगे कहां पर किस किस की रैली होने वाली है और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार की तकदीर बदलाव से लिखी जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में यानी DNDD में चुनाव की घोषणा की जाती है दोस्तों। इसके बाद नामांकन की अंतिम तारीख 17 तारीख होती है। कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ देर के बाद खबर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी के 85% उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 85% सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 75% बिना चुनाव लड़े मिल जाता है दोस्तों। इसकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं को जैसे ही मिली, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुंबई हाईकोर्ट में जाकर मामले को तत्काल सुनने के लिए कोर्ट को कहा दोस्तों। मुंबई हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो चुनाव को रोक दे, इसीलिए चुनाव कंप्लीट होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, उसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल गया दोस्तों। लेकिन जो 15% सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा दोस्तों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चांद तारे दिखा दिए गए। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी टोटल 26 सरपंच के चुनाव में मैदान में उतरती है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी समर्थित फॉर्म 22 भरे जाते हैं, उसमें से 7 फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है। फिर कांग्रेस पार्टी के पास लड़ने के लिए केवल 15 फॉर्म बचते हैं दोस्तों, यानी 15 सीटें बचती है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी आधे से ज्यादा सरपंचों का चुनाव जीत जाती है, यानी 15 में से 8 कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो जितना कांग्रेस ने लड़ा उससे ज्यादा यानी 50% से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल गई। इसी तरीके से कुल जिला पंचायत की 26 सीटें हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने 21 सीटों पर अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 16 फॉर्म को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस लड़ी केवल 6 सीटें, उसमें से कांग्रेस ने आधी सीटें निकाल ली है दोस्तों। कुल मिलाकर इस तरीके के नतीजे से पता चलता है कि चुनाव चोरी करने की कोशिश क्यों की गई थी, क्योंकि DNDD में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत पार्टी है दोस्तों और इस बार उनकी स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही थी। लेकिन तमाम तरीके के प्रयास किए गए चुनाव चोरी करने के, लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी दोस्तों, उसमें उसका परफॉर्मेंस ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कांग्रेस के उम्मीदवारों को चोरी करने की कोशिश की, उनके नामांकन को ही रद्द करवा दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते शक और ज्यादा गहराता है और अब इस पूरे मामले पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद उम्मीद है कि एक ऐसा रिजल्ट सामने आएगा जिससे बीजेपी को दोहरा झटका लगेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये सीधा सीधा एग्जांपल है कि कैसे 85% उम्मीदवारों को निपटाकर चुनाव जीता जा रहा है देश के अंदर, यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही खुलेआम नष्ट कर दिया गया है, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के अंदर KSR कॉलेज के पास सड़क के पास भारी संख्या में ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां मिली दोस्तों। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जोरदार तरीके से दबाव बनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाया गया दोस्तों, और अंततोगत्वा जाकर इस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी पड़ी। जो जानकारी है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने 2 कर्मचारी को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। डीएम समस्तीपुर कहते हैं कि उम्मीदवारों की मौजूदगी में पर्चियों को जब्त कर लिया है और जांच हो रही है, FIR की गई है। 2 कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की अनुशंसा कर दी गई है। डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोग इस मामले को लेकर एक्सपोज होते जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हार रही है, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रही है, लेकिन बाद में जब कार्रवाई कर दी गई तो बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं पा रहे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। जो बार बार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर आरोप लगाते हैं कि वो हार रहे हैं इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए सवालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है तो भाजपा के लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। साथ समस्तीपुर के अंदर स्ट्रांग रूम में आधा घंटा बंद रहा सीसीटीवी कैमरा, राष्ट्रीय जनता दल ने बताया और इसका वीडियो शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई थी, बैटरी डाउन हो गया था, टीवी स्लिप मोड में चला गया था, जनरेटर नहीं चल रहा था, ये बता रहे हैं। आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य पर पहुंच गई है, इस बात को स्वीकार करिए। राष्ट्रीय जनता दल ने वोट चोरी बताते हुए इस मामले पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा दोस्तों। ऐसा ही हाजीपुर को लेकर दावा किया गया कि ईवीएम रूम में बार बार सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा था और आधी रात में पिकअप वैन वहां
पर आई थी। इस मामले पर चुनाव आयोग कह रहा है कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पटना में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एक अजीब सी बात सामने आई है। गृह मंत्री जब होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। यह समझ में नहीं आ रहा कि गृह मंत्री यहाँ किससे मिलने के लिए आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे वह डर डर के छिप छिप कर मिलने जा रहे हैं। क्या वह एक अधिकारी है? हम चाहते हैं कि इसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। होटल वालों को मजबूर करके सीसीटीवी के ऊपर कागज लगाया जा रहा है। सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपकाना होटल में ठहरे अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। पवन खेड़ा ने पटना के होटल मौर्या में सीसीटीवी पर कागज लगाए जाने के आरोप लगाए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अमित शाह के बेटे को लेकर सवाल खड़ा किया था, जो बिना क्रिकेट नॉलेज के, बिना कभी क्रिकेट खेले हुए आईसीसी का चीफ बन गया दोस्तों, और बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी रह चुका है। अमित शाह बिहार में आकर परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने इसी बात का जवाब देते हुए पूछा था कि अमित शाह का बेटा जैसा कौन सा क्रिकेट खेलता था, उसे तो क्रिकेट का कोई अनुभव भी नहीं है और उसे आईसीसी का चीफ बना दिया गया। अब इस पर दोस्तों ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुटकी ली है दोस्तों। दरअसल वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर ऋचा घोष के सम्मान का एक कार्यक्रम बंगाल में आयोजित किया गया था दोस्तों। इसमें सौरव गांगुली मौजूद थे और सौरव गांगुली से बोलती है ममता बनर्जी की दादा को आईसीसी का चेयरमैन होना चाहिए था, यानी सौरव गांगुली बीसीसीआई के चीफ रह चुके थे दोस्तों, और इसके बाद उनके लिए सबसे बड़ा अगला पोस्ट जो होता वो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनना होता, लेकिन उनकी जगह बीसीसीआई के सचिव यानी सौरव गांगुली की तुलना में छोटे पोस्ट पर मौजूद अमित शाह का बेटा जैसा आईसीसी का चीफ बन जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसके हाथ में चली जाती है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इसी और इशारा कर रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार के अंदर दो रैली करेंगे। एक तो बहादुरगंज में मौजूद रहेंगे दोस्तों, दूसरा आमोर में उनकी रैली होने वाली है। इन दोनों रैली को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के सगौली विधानसभा सीट पर वीआईपी पार्टी यानी महागठबंधन की पार्टी के द्वारा जो अपना उम्मीदवार उतारा गया था दोस्तों, उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसके कारण महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार सगौली विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा था। जिसके बाद ये देखना सबसे बड़ी बात थी कि क्या कोई बड़ा ऐलान होगा, क्या किसी और को सुगौली के अंदर समर्थन किया जाएगा। इस मामले पर अब जो जानकारी है दोस्तों, उसके अनुसार तेज प्रताप यादव की पार्टी के एक उम्मीदवार यानी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई पार्टी जेजेडी पार्टी बनाई है। उन्होंने एक उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को मैदान में उतारा था दोस्तों, और क्योंकि अब महागठबंधन का कोई उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा है और महागठबंधन नहीं चाहता है कि आसानी से बीजेपी को यह सीट मिल जाए, इसीलिए वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने श्याम किशोर चौधरी को सुगौली विधानसभा सीट पर समर्थन करने का ऐलान किया है। यानी पूरा का पूरा महागठबंधन तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार के साथ में खड़ा है और तेज प्रताप यादव का उम्मीदवार अब महागठबंधन का उम्मीदवार हो चुका है, मैदान में उतर चुका है दोस्तों। इस पर तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों पूर्व श्याम किशोर चौधरी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के इन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया और इन्होंने खुद की एक रैली बुलाई, समर्थन रैली बुलाई, जिसमें महागठबंधन के नेता मौजूद रहे, जो किसी भी परिस्थिति में सही नहीं था। जनशक्ति जनता दल ने अपना संविधान और नियम बनाया है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर उनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया है पार्टी के केंद्रीय समिति के द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा, तो हमने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना बिहार को पार्टी विरोधी इस घटना को लेकर तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने की अपील की है। हम तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पोस्ट से विमुक्त करना चाहते हैं। यानी महागठबंधन का समर्थन मिलने के बाद अब तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार चुनाव ही ना लड़े, उनके उम्मीदवार को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, चुनाव आयोग इनका नामांकन रद्द करे। हालांकि नामांकन रद्द करने का टाइम तो अब चला गया है दोस्तों, लेकिन अगर कुछ नियमों में तोड़फोड़ की गई और कहीं ना कहीं नामांकन रद्द करने की कोशिश की गई तो माना जाएगा कि तेज प्रताप यादव को जो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है उसी के एवज में इन्होंने ये चिट्ठी लिखा है ताकि एनडीए गठबंधन को फायदा मिले। और आगे आने वाले दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों कि ये किस लालच में ऐसा कर रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
अपने आप को बाबा बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक पदयात्रा निकाल रहा है दोस्तों। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा में कई सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी पूरे पदयात्रा के दौरान शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों से भी समर्थन लिया जा रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार शिखर धवन पर कुछ दिन पहले कार्रवाई की गई थी दोस्तों, और ईडी ने 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ की उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो संपत्ति की जब्ती हुई है और एक तरीके से इनकी छवि खराब हुई है, क्या उसी छवि को सही करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में पदयात्रा करने के लिए पहुंचे हैं? कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी आज 2 रैलियां करेंगे तो तेजस्वी यादव 15 रैलियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और दूसरे चरण का चुनाव 9 तारीख के बाद अब यानी प्रचार खत्म होने के बाद अब 11 तारीख को होगा दोस्तों, और 14 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पूरी तरीके से स्थिति पलटे। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को बीते दिन आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए गौरव के लिए संगठित करना हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है क्योंकि सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं। देश की मूल संस्कृति हिंदू है। मोहन भागवत ने यह सब टीका टिप्पणी 100 वर्ष आरएसएस के पूरे होने पर एक क्षितिज विषय पर व्याख्यान में बोला है दोस्तों। संघ की ओर से और भी दावे करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत क्यों पूरे देश के अलग अलग समुदाय के लोगों को एक पेंट से रंगना चाहते हैं? देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, सब अपनी संस्कृति के साथ में रहते हैं, अपनी संस्कृति जीते हैं दोस्तों। तो ऐसे में ये जो बातें बोली जा रही है कि सभी लोग हिंदू हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोगों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। सबको अपने संस्कृति धर्म का पालन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये विचारधारा भारत के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है, यानी भारत एक सेकुलर स्टेट है और ये बात भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, प्रेमबल से लेकर हर जगह लिखा हुआ है दोस्तों, और इसीलिए सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए। और संविधान इजाजत देता है तो चाहे कोई बोले या ना बोले, ये देश का अधिकार है कि वो अपनी सारी संस्कृति का पालन करे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों जो लोग देश को एक ही पेंट में रंगना चाहते हैं वे लोग देश के खिलाफ हैं, तो 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के वोटिंग के बाद तुरंत कहा गया कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है। जाहिर है वोटिंग डेटा के आधार पर ऐसा कहा गया होगा, लेकिन अभी तक हर सीट पर हुए वोटिंग में महिला पुरुष का डिटेल नहीं दिया गया है। सवाल ये उठता है कि दावे करने से पहले डेटा तो दिया जाना चाहिए, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि आंकड़े है क्या। सवाल सबसे बड़ा चुनाव आयोग पर है दोस्तों कि 2 दिन बीत गए फिर भी अंतिम आंकड़े नहीं दिए गए हैं। लगभग लिखकर आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। अंतिम आंकड़े नहीं आएंगे तो लोग कैसे विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड है। अगर आप भी मानते हैं कि क्या ये डिजिटल इंडिया है जहां पर 2 सेकंड में बूथ से सीधा हेडक्वार्टर पर जानकारी आती होगी कि कितने लोगों ने वोट डाल दिया, कितने लोग वोट डालने नहीं आए, और इसी आंकड़े पर वोट शेयर इकट्ठा करना बताना था, लेकिन वो बताने में चुनाव आयोग पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इसीलिए गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि डिजिटल इंडिया का दावा करने वाली सरकार में 2-2 दिन लग रहे हैं आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी आईटी सेल वाले उत्तराखंड के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको कहीं देशद्रोही ना बता दे, इस तरीके से लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के अंदर तहरीके चंबा के अंदर उत्तराखंड में अनीशा रावत और रवीना कठैत की मृत्यु हो गई क्योंकि उनको सही से इलाज नहीं मिला। 1 महीने तक सही से इलाज नहीं मिला। इस बात को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला दोस्तों। लोग सड़कों पर हाथ में मशाल लेकर मैदान में उतरे हैं और जोरदार तरीके से बीजेपी की स्वास्थ्य व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है दोस्तों, जिसके कारण 2 लड़कियों की जान चली गई। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता मुकेश सहनी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को 2-2 घंटे 3-3 घंटे एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर 2-2 3-3 घंटे रोक दिया जाएगा तो फिर वो अपने चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे और चुनावी कार्यक्रम आगे पीछे हो जाएगा तो कुछ लोगों को फायदा मिलेगा और इंडिया गठबंधन वाले प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा को लगता है कि एनडीए गठबंधन को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले एयरपोर्ट पर रोकने की, तमाम तरीके के अलग अलग हथकंडे अपनाने की, षड्यंत्र करने की, लेकिन अंततः गत्वा लोग इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे और परिवर्तन लेकर आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में रोकने के प्रयास तो बहुत सारे किए गए, लेकिन ये प्रयास से ज्यादा चलेंगे नहीं क्योंकि जनता को पता है कि कोई प्रचार करने आए या ना आए, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उसी के इर्द गिर्द लोग वोट डालेंगे। साथ साथ विधानसभा चुनाव के दौरान शनिवार को सुपौल सदर प्रखंड में बसबीटी स्थित खेल मैदान परिसर में कांग्रेस के प्रत्याशी मिनातुल्लाह रहमानी के समर्थन में आयोजित एक महागठबंधन की विशाल जनसभा में भारी जनसमूह देखने को मिला दोस्तों। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी
पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने संयुक्त रूप से रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि हम लोग बिहार में नई सोच, समानता और बदलाव की सरकार लाने का आह्वान करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है, अब बदलाव का नेतृत्व महागठबंधन करेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के टाइम से कांग्रेस पार्टी लोगों के अधिकार के लिए लड़ती आ रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी ही लोगों को बिहार के अंदर असली अधिकार दिलवाएगी, नया बिहार बनाएगी। जिनके पास अनुभव है देश को बदलने का, उनके पास ये भी अनुभव है कि कैसे बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने श्री बाबू के टाइम में जो विकास हुआ उसे भी जनता के सामने बताया कि बिहार में अगर असली विकास कभी हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री श्री बाबू के टाइम में हुआ था, और कांग्रेस पार्टी उसी तरीके का विकास अगले 5 साल में बिहार में करना चाहती है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का अरवल का दौरा अचानक से रद्द हो गया। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस दौरे के रद्द होने का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। इस रद्द कार्यक्रम के कारण उनके समर्थकों और जनता में निराशा देखने को मिली, ऐसा मीडिया में दावा है। इस दौरान टाइम हाथ से भागता जा रहा है दोस्तों। केवल आज प्रचार का दिन रह गया है। देखते हैं कौन नेता कितना विधानसभा कवर कर पाता है। तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वो लगभग 170 के आसपास रैलियां पूरी कर लेंगे। यानी ज्यादातर विधानसभा जहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है और गठबंधन के सहयोगी मैदान में है, वहां तक तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जब आज प्रचार खत्म होगा तो फिर किस तरीके का माहौल होता है। क्या डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए भी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? इसी के साथ में बिहार से एक और बड़ी अपडेट है। किशनगंज में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मासूम रजा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को समर्थन देने का ऐलान किया। AIMIM का दामन थामते हुए ओवैसी के साथ मंच पर नजर आए। उन्होंने इस कदम से जिले की सियासत में हलचल मचाया है दोस्तों। गौरतलब है कि मासूम रजा पहले AIMIM के नेता हुआ करते थे। तौसीफ आलम को टिकट मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताई और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी बने थे दोस्तों। हालांकि उनके जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर थी और उनके पास उपाय ये था कि या तो वो कांग्रेस में जाए या फिर AIMIM में जाए या RJD में जाए। तो फिर उन्होंने AIMIM का साथ देने का फैसला लिया है। किशनगंज की कुछ सीटों पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी फिर से अपने उम्मीदवारों को मुकाबले में लाने में पूरी तरीके से सफल होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन अंत में जो रिजल्ट आएगा उसी से पता चलेगा कि ओवैसी इतने दिनों तक लगातार बिहार में रहे तो क्या उसका वाकई उनको फायदा मिला है या फिर ये बातें केवल हवा में चल रही थी कि ओवैसी सीमांचल के क्षेत्र में फिर से दबदबा दिखाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीद है कि लोग वापस से ओवैसी की पार्टी को छोड़कर AIMIM को छोड़कर RJD की ओर लौटेंगे। देखते हैं दोस्तों सीमांचल के लोग इस बार क्या सोचते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी डिटेल में आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वर्ल्ड कप जीत कर आई महिला खिलाड़ी अपने अपने राज्यों के अंदर गई तो उनका जोरदार स्वागत हुआ दोस्तों। कई बीजेपी के राज्यों के अंदर भी महिलाओं का स्वागत हुआ वर्ल्ड कप जीतने पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें लगभग देश के सारे मुद्दों पर कोई ना कोई ज्ञान देते रहते हैं दोस्तों, लेकिन अपनी महिला का सम्मान करने के लिए नहीं आए, महिला खिलाड़ी का सम्मान करने नहीं आए। वर्ल्ड कप जीतकर आई महिला खिलाड़ी अपने राज्य में जब पहुंची असम की उमा छेत्री, तो उनके स्वागत के लिए कोई भी मंत्री कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। सवाल ये उठता है कि असम की एक महिला का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वो सम्मान क्यों नहीं किया गया? बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इस बात का जवाब दे। क्या उमा छेत्री असम की बेटी नहीं है? बीजेपी के नेता ही क्या असम के लोग हैं, असम के लोकल लोग हैं, और बाकी जो असम के स्थानीय लोग हैं क्या उनको भाजपा वाले असमिया नहीं मानते? इसीलिए क्या उनका अपमान किया गया और कोई भी उनको रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा? 2 शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस मामले पर। अब असम के मुख्यमंत्री से सवाल तो पूछे जाएंगे, साथ साथ कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पर रवि किशन और लालू यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच में मुलाकात हुई थी दोस्तों। इस मुलाकात का असर यह हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आज अंतिम दिन, उससे पहले ऐलान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी तेज प्रताप यादव को दे दी गई है दोस्तों। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय के द्वारा। तो इस पर आप क्या समझते हैं? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव को अचानक से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देना साफ बताता है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे तेज प्रताप यादव को अपने साथ में लेकर आया जाए। साथ साथ दोस्तों कुलदीप यादव अकेले नहीं है, गौतम गंभीर की टीम हिंदू राष्ट्र अभियान में आने वाली है। ये सवाल एक पत्रकार और लेखक दयाशंकर मिश्रा उठा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हिंदू एकता की बातें की जा रही है और हिंदू एकता से आगे बढ़कर हिंदू राष्ट्र की बातें की जा रही है, और भारतीय क्रिकेट टीम के कई सारे क्रिकेटर इस अभियान का खुलकर समर्थन करते हुए वीडियो बना बनाकर डाल रहे हैं दोस्तों। इस पर सवाल उठता है कि क्या ये क्रिकेट खेलने गए हैं या फिर एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम चलो दिल्ली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री एकता करवाने की जगह लोगों की एकता इस बात को लेकर करवाते कि दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण है, उसको खत्म करने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि सबके बच्चे, सबके माता पिता, सबके सब प्रदूषण के कारण परेशान है, तो लोग शायद उनको सपोर्ट कर रहे होते और धीरेन्द्र शास्त्री की वाहवाही हो रही होती। लेकिन देश के जो असली मुद्दे हैं दोस्तों, उनसे भटकाकर कहीं ना कहीं इमोशनल मुद्दों के इर्द गिर्द ही पदयात्रा करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इमोशन से ही इनको सपोर्ट मिलेगा। अगर लॉजिक की बातें करेंगे तो फिर कोई समर्थन में आएगा नहीं। लेकिन कुलदीप यादव जैसे क्रिकेटर भी अगर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में अपना समर्थन दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या बीजेपी के लोग बीसीसीआई को कंट्रोल करना इसीलिए चाह रहे थे ताकि क्रिकेटरों से अपने एजेंडों को चलवाया जाए? साथ साथ छठ पूजा के टाइम में आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे पूरी यमुना नदी के कुछ किनारों को साफ करके छठ पूजा को सही से मनाकर दिखाया गया था कि नदी पूरी तरीके से क्लीन हो गई है छठ पूजा के कारण। बाद में पता चला कि ये केवल हवाबाजी थी और केवल जो आसपास के कुछ इलाके थे, यानी जहां पर छठ पूजा होता है वहां के इलाकों को साफ किया गया था। बाकी पूरी नदी केमिकल फॉर्म से भरी हुई है और यही बड़ा कारण है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। यही यमुना साफ किया है आप लोगों ने, यानी बीजेपी के लोग वही पीआर एजेंट वाले काम करते हैं दोस्तों, यानी केवल चेहरा चमकाने के लिए कुछ हद तक सफाई कर देते हैं। उसके बाद कैमरा जो चला रहे होते हैं गोदी मीडिया वाले, उनको बोला जाता है कि केवल वही फोकस करना जहां पानी साफ है। और आप लोग जानते हैं कि देश टीवी के माध्यम से ही देखता है कि क्या चल रहा है, तो उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि नदी साफ हो गई है, यमुना साफ हो गई है। राहुल गांधी इसी बात को बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छठ पूजा का अपमान कर दिया। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।